हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए मिलकर प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें। धातु आधिक्य दोष या एफ केंद्र, इसको एफ केंद्र भी बोलते हैं। धातु आधिक्य दोष या एफ केंद्र, ठीक है ना। धातु आधिक्य दोष या एफ केंद्र किसे कहते हैं? धातु आधिक्य दोष उस समय उत्पन्न होता है जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायनों की संख्या अधिक होती है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि धनायन की वृद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। धनायन की वृद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, जब किसी क्रिस्टल में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं तो उसे एफ केंद्र कहते हैं। ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा घेरी गई रिक्तता को एफ केंद्र कहते हैं। ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा घेरी गई रिक्तता को एफ केंद्र कहते हैं। यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? फरवीन। फरवीन, इसे क्या जर्मन भाषा का शब्द है, इसे फरवीन या कोलर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, इसकी हम संरचना बना के देख लेते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या है, इसकी जगह ऋणायन की जगह क्या इकट्ठा हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ने ले लेते, इसको क्या कहेंगे फिर? एफ केंद्र। ठीक है ना, इसको एफ केंद्र बोलेंगे। तो इसको एक बार और देख लेते हैं कि क्या है। इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायनों की संख्या अधिक होती है, अथवा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि धनायन की वृद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। धनायन की वृद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। एफ केंद्र क्या है? जब किसी आयनिक क्रिस्टल में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं तो इसे एफ केंद्र कहते हैं। अथवा क्या है, ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा घेरी गई रिक्तता को एफ केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। धातु आधिक्य के दोष, अब हम क्या देखेंगे? धातु आधिक्य दोष के प्रभाव। धातु आधिक्य के दोष क्या प्रभाव पड़ता है इससे? इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल अनुचुंबकीय हो जाता है। अब क्या है इस फर्स्ट नंबर का, इसमें क्रिस्टल कैसा हो जाता है? अनुचुंबकीय। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल अनुचुंबकीय हो जाता है। सेकंड नंबर का क्या है? धातु आधिक्य दोष के फलस्वरूप एफ केंद्र बनता है जो किसी भी क्रिस्टल में रंग के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा क्या है? एफ केंद्र बनता है। एफ केंद्र
जो किसी भी क्रिस्टल में रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। धातु आधिक्य दोष के कारण कोई भी क्रिस्टल चुंबकीय हो जाता है। धातु आधिक्य दोष के कारण एफ केंद्र बनता है जो रंग के लिए उत्तरदायी होता है। थर्ड नंबर का क्या है, धातु आधिक्य दोष के कारण क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। क्रिस्टल की क्या बढ़ जाती है, चालकता। क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया होगा। चल अब देखिए निम्नकोश एक और हमारा रह गया है, इसको भी हम देख ही लेते हैं। इकाई कोशिका, इकाई कोशिका, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र। ठीक है, तो इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ज़ीरो। ये क्या है, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र है। इकाई कोशिका घनत्व का सूत्र है। ठीक है ना। तो Z यहाँ पर क्या है, Z है यहाँ पर परमाणुओं की संख्या और M यहाँ पर इकाई कोशिका का आणविक द्रव्यमान है। A यहाँ पर इकाई कोशिका में एक भुजा की लंबाई है और यह N यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या है। एवोगैड्रो संख्या है N, जिसका मान N का मान यहाँ पर क्या होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 N यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या जिसका मान इतना होता है। ठीक है ना, इतना क्लियर है क्या। चलिए आगे देखते हैं। एक पूछते हैं इसमें, ब्रैग समीकरण किसे कहते हैं, परिभाषित करो या ब्रैग समीकरण को समझाइए। ब्रैग बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको पूछ लेते हैं। ब्रैग समीकरण, ब्रैग समीकरण किसे कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक इकाई कोशिका के बीच की दूरी ब्रैग समीकरण के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये ब्रैग समीकरण आपका। यहाँ पर क्रिस्टल तलों की संख्या n यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल तलों की n क्रिस्टल तलों की संख्या है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है और d क्रिस्टल के बीच की दूरी है और साइन थीटा क्या है, परावर्तित कोण है, परावर्तित कोण। इतना क्लियर है ब्रैग समीकरण। चलिए समझ में आया कि ब्रैग समीकरण क्या है, किसी क्रिस्टल जालक इकाई कोशिका के बीच की दूरी ब्रैग समीकरण के द्वारा ज्ञात करते हैं। ब्रैग समीकरण है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है ना। चलिए अब क्या है इसमें देखते हैं, रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में होते हैं, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन एक निश्चित अनुपात में होते हैं तो इस प्रकार के दोष को रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। यह दोष दो प्रकार का होता है, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। कितने प्रकार का, शॉटकी
आगे पिछली वीडियो में मैं इसको बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष। इसकी चाहें तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये दोनों ही दोष मैंने नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझाया है। आप चाहें तो वहाँ पर देख लीजिए। फ्रेंकल दोष। रस समीकरणमिति दोष क्या है? जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में होते हैं तो इस प्रकार के दोष को रस समीकरणमिति दोष कहते हैं। ठीक है। अरस समीकरणमिति दोष, रस समीकरणमिति दोष। इसमें क्या है? इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। रस समीकरण में समान था, निश्चित अनुपात में थे, इसमें अनुपात भिन्न भिन्न होता है, अर्थात ये स्थिर अनुपात का नियम, अस्थिर अनुपात नियम का पालन नहीं करते। इस प्रकार का दोष मुख्य रूप से मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 इस प्रकार का दोष मैग्नेटाइट में पाया जाता है। जो भी मैग्नेटाइट ग्रुप के समूह होते हैं मैग्नेटाइट, उनमें यह दोष पाया जाता है। इसको क्या कहेंगे? इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, अर्थात ये स्थिर अनुपात का नियम का पालन नहीं करते। इस प्रकार का दोष मुख्य रूप से मैग्नेटाइट में पाया जाता है। अंतरकाशीय नेक्स्ट है। इसमें अंतरकाशीय रिक्तका। अंतरकाशीय रिक्तका, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अंतरकाशीय रिक्तका या अंतरकाशीय अवकाश भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल या ठोस में अणु परमाणु यानी एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होते हैं। सभी जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल या ठोस में अणु परमाणु यानी एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होते हैं। इसे संकुलन कहते हैं। ठीक है ना। संकुलन के फलस्वरूप क्रिस्टलों में कुछ अवकाश शेष रह जाते हैं। संकुलन के फलस्वरूप क्रिस्टल में कुछ अवकाश शेष रह जाते हैं, जिसे अंतरकाशीय अवकाशीय रिक्तका कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अभी मैंने पिछले में आपको बताया था अंतरकाशीय रिक्तका चतुष्फलकीय होती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, चतुष्फलकीय अंतरकाशीय रिक्तका और दूसरी होती हैं अष्टफलकीय। अष्टफलकीय अंतरकाशीय रिक्तका। अब देखिए चतुष्फलकीय अंतरकाशीय रिक्तका क्या होगी कि जब किसी क्रिस्टल में 3 गोले के ऊपर एक अन्य गोले को व्यवस्थित कर देते हैं तो चतुष्फलकीय संरचना प्राप्त होती है और इसमें उपस्थित अवकाश को चतुष्फलकीय अपरिक्तका कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल में 3 गोले के ऊपर एक अन्य गोले को व्यवस्थित कर देते हैं तो चतुष्फलकीय संरचना प्राप्त होती है और इसमें उपस्थित अवकाश को चतुष्फलकीय अवकाश कहते हैं या रिक्तका कहते हैं। इस प्रकार की रिक्तका में क्या होता है, इसकी विशेषताएं हैं। इस प्रकार की रिक्तका में समन्वय संख्या का मान 4 होता है और इस प्रकार की रिक्तका में रिक्तकाओं की कुल संख्या समन्वय संख्या से दुगनी होती है। इस प्रकार की रिक्तका में रिक्तकाओं की कुल संख्या समन्वय संख्या से डबल होती है। ठीक है ना, इसकी 8 होगी। अष्टफलकीय में देखते हैं। इस प्रकार की रिक्तका षटकोणीय संकुलन में पाई जाती है। इसमें समन्वय संख्या का मान 6 होता है। इस प्रकार की रिक्तका षटकोणीय संकुलन में पाई जाती है। इसमें समन्वय संख्या का मान 6 होता है। इसकी क्या विशेषताएं होंगी?
इसकी विशेषताएं होंगी, अष्टफल की रिक्तिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या समन्वय संख्या के बराबर होती है। अष्टफल की रिक्तिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या समन्वय संख्या के बराबर होती है। अष्टफल की रिक्तिका में संकुलन क्षमता अधिक होती है, इसमें संकुलन क्षमता जो है अधिक होगी, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता किसी भी क्रिस्टल में जितना स्थान गोले द्वारा घिरा होता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या है संकुलन क्षमता? किसी भी क्रिस्टल में जितना स्थान गोले के द्वारा घिरा होता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, जो क्रिस्टलों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी भी क्रिस्टल में जितना स्थान गोले के द्वारा घिरा होता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, जो क्रिस्टल में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये क्या है, इनकी विशेषताएं देखते हैं। वर्गाकार बंद संकुलन में संकुलन क्षमता, वर्गाकार बंद संकुलन में संकुलन क्षमता 74% होती है। षटकोणीय बंद संकुलन में संकुलन क्षमता भी 74% होती है। अंतर केंद्रीय संरचना या BCC में संकुलन क्षमता 68% होती है। BCC संरचना मुख्य रूप से सीजियम क्लोराइड में पाई जाती है। इसमें अंतरकाशीय दूरी जो है 3a/2 अंतरकाशीय दूरी 3a/2 होती है। सरल घनी इकाई कोशिका में संकुलन क्षमता 52%। सरल घनी इकाई कोशिका में संकुलन क्षमता 52.4% होती है, ठीक है। फलक केंद्रीय संरचना में संकुलन क्षमता 76% होती है। फलक केंद्रीय संरचना में संकुलन क्षमता 76% होती है और यह संरचना मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड, इसमें किस में पाई जाती है? NaCl क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड LiCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl और जिंक सल्फाइड ZnS जिंक सल्फाइड में पाई जाती है। इसमें अंतर आयनिक दूरी कितनी होगी? इसमें अंतर आयनिक दूरी होगी D=A/2 दूरी होती है। तो ये हमारा ठोस फर्स्ट यूनिट का ठोस चैप्टर फिनिश होता है। इसमें कल थोड़ा सा और देख लूँगी जो भी बचता है कल के वीडियो में। बाकी का ये ठोस चैप्टर जो है पूरा फिनिश होगा। इसमें मोस्टली एक नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और इसमें मैंने सारा कुछ टॉपिक जो भी बनते थे मैंने समझा दिए हैं आपको। कल और देख लेती हूँ, जो भी कुछ शेष रखा है कल की वीडियो में देख लेंगे और इसी में से सारा कुछ आएगा। तो इस तरह की वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ और 12th की पूरी केमिस्ट्री मुझे क्लियर करवा दूँगी, एक बार रिवीजन भी करवा दूँगी इन्हीं वीडियो में से। आप चाहें तो इसके नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं, आप को मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। इसकी लिंक मैं बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। PDF के द्वारा नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। बस आपके लिए मैं वीडियो का जो क्रम शुरू किया है इसके लिए सबसे पहले आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो इस तरह से आपको पूरी केमिस्ट्री आपको करवाई जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से करवाई जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।